भैया बहनों, आज हम लोग अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो चालक तथा विद्युतरोधी क्या होते हैं, किसी चालक के भीतर मुक्तावेश तथा बद्धावेश, संधारित्र तथा धारिता, परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा न होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगी, और संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में। इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि हमारे जो पुराने बुक होंगे उसमें वान डे ग्राफ जनित्र ये भी दिया हुआ है, जो कि जो सिलेबस है उसमें इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। और जो संशोधित जो सिलेबस आया है उसमें भी वान डे ग्राफ जनित्र नहीं है, और लेकिन हटाए गए पार्ट में भी ये नहीं दिखाया गया कि वान डे ग्राफ जनित्र हट गया है, ये पिछले सत्र में ही हट गया था, ठीक है। तो वान डे ग्राफ जनित्र हमें नहीं पढ़ना है। अब आगे देखिए कि जो वैद्युत आवेश के जो गुण हैं और उनका जो प्रभाव है, इसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम इसके व्यवहारिक उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो व्यवहारिक उपयोग में पहला हमारा है संधारित्र, ठीक है। तो संधारित्र होता क्या है, तो ये एक ऐसा संयंत्र है जिसमें हम वैद्युत आवेश का संग्रह कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि बाल्टी क्या है, तो इसमें हम किसी द्रव का, लिक्विड का हम लोग क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से संधारित्र क्या है, तो एक ऐसा संयंत्र में जिसमें हम क्या संग्रह कर सकते हैं, तो वैद्युत आवेश। इस प्रकार से हम लोग वैद्युत आवेश को संग्रह जिस संयंत्र के द्वारा कर सकते हैं वह संधारित्र है। और इसमें हम लोग संधारित्र के सिद्धांत, इसके बनावट, इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह है कि चालक क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पदार्थ है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक और तीसरा है विद्युत रोधी या कुचालक, ठीक है। तो ये जो चालक होते क्या हैं, तो वह ऐसे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र यदि हम लगा दें तो उसमें बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक कहलाते हैं। यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दें और उसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेश गतिमान हो जाए तो ऐसे पदार्थ क्या है, या ऐसे कहते हैं जिसमें सुगमता से चालन हो सके, वैद्युत चालन हो सके, तो उनको हम चालक कह देंगे। जैसे जितने भी हमारे धातुएं हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, पारा, ये सब जो होते हैं ये सब क्या है, ये सब चालक हैं। तो धातुओं में जो चालन होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है, ठीक है। इसमें जो धन आयन है वह स्थिर रहते हैं, इसमें धन आयन के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विद्युत रोधी, पहले ध्यान दे, बीच में तब जाकर हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ध्यान दे विद्युत रोधी क्या है। तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो अचालक पदार्थ जो होते हैं या विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, इसी कारण से इसमें धारा का प्रवाह सामान्यतः नहीं हो पाता है। तो जो अचालक है जैसे रबड़, कांच, लकड़ी, कागज और शुष्क वायु भी हमारा एक विद्युत रोधी पदार्थ है। तो इस तरह से अचालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण या मुक्त आवेश वाहक ना होने के कारण, ठीक है, तो सही ये रहेगा कि मुक्त आवेश वाहक ना होने के कारण अचालकों में वैद्युत चालन नहीं हो पाता है। और अचालकों को हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, परावैद्युत भी कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, मतलब जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक होता क्या है, तो जो जिसकी चालकता चालक से कम और परावैद्युत पदार्थ से अधिक हो या विद्युत रोधी पदार्थ से अधिक हो, मतलब चालक और कुचालक के बीच का जो पदार्थ है उसी को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कैसे हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं। अब हम लोग इसमें आते हैं चालकों में जो ये मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। तो किसी जो कंडक्टर के अंदर, किसी चालक के अंदर मुक्त और बद्ध आवेश क्या होते हैं, तो इसको जानने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है
और जो परमाणु होता है वह विद्युतः उदासीन होता है। तो प्रत्येक परमाणु के जो नाभिक है, उस नाभिक में आप जानते हैं कि वह धनावेशित होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। तो हमारा जो ध्यान देंगे, जैसे हमारा ये परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु का जो नाभिक है वह धनावेशित होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो अब इसके चारों ओर विभिन्न निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अब देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर उतना ही धन आवेश होता है। अब प्रोटॉनों की जो संख्या है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, मतलब जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। इस कारण से हमारा जो परमाणु होता है वो विद्युतः उदासीन होता है। अब परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के परितः जो विभिन्न ऊर्जाओं की कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं, तो इसमें जो नाभिक के निकट वाले जो कक्षा है, नाभिक के निकट, मान लेते हैं हमारा नाभिक है, तो नाभिक के जो निकट वाली जो कक्षाएं हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह ऋण आवेश या धन आवेश, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वह कम है, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर लगने वाला जो आकर्षण बल है वह अधिकतम होगा। मतलब ये जो कूलाम बल है वह अधिक होगा, जिसके कारण से यह प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जबकि जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके बीच की दूरी अधिक होने के कारण इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कम होता है, ठीक है, जिसके कारण से देखिए इनको अगर हम बंधन ऊर्जा इनकी कम होने के कारण अगर हम देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर ही इनके पास इतनी ऊर्जा हो जाती है कि यह अपनी इस कक्षा को छोड़ के और उस पदार्थ के भीतर मुक्त रूप से घूम रहे होते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर लगभग मुक्त रहते हैं और यह परमाणु से बद्ध न होकर संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो वह क्या हो जाएगा, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेशित हो जाता है तो वह आयन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला वह धन आयन हो गया। और ये जो धनावेशित आयन है ये धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु तो धातु में जो परमाणु वो बद्ध है वो तो घूम सकता नहीं है, ठीक है, ये बद्ध होते हैं और ये अपनी स्थितियां छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए धन आयनों को, ये जो धन आयन है जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है, वो जो परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो परमाणु हमारा धन आयन कहलाएगा और यही धन आयन हमारा बद्ध आवेश है, बाउंड चार्ज है। तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला वह बद्ध आवेश हो गया, ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, वह हमारा फ्री चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही मुक्त आवेश हैं और जो धन आयन है वही बद्ध आवेश है। तो हमारे जो अचालक पदार्थ होते हैं, तो अचालक पदार्थों में परमाणु की जो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी, ठीक है, अपनी कक्षा छोड़ के नहीं निकल पाते हैं। इस कारण से वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फ्री चार्ज नहीं होगा, तो वहाँ पर चालन नहीं हो पाता है। इसलिए जो अचालक या परावैद्युत पदार्थ होते हैं सामान्यतः उसमें मुक्त आवेश न होने के कारण वह उसमें चालन नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम किसी प्रकार उसकी बंधन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उसको दे देंगे, अचालक पदार्थों की भी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है तो भी अपनी कक्षा को वो छोड़ देंगे और इस तरह से वहाँ पर कुछ चालन होने लगता है, ठीक है। जिस तरह से चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे इसमें देखते हैं कि जो अगली टॉपिक हमारी है कि संधारित्र है क्या, ठीक है। जैसे हमने बताया कि एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग आवेश को संग्रह कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी देखें तो संधारित्र की जो धारिता की बात करें तो धारिता क्या होती है। जैसे अगर हम लोग देखें तो पानी की टंकी जो होती है तो उस पर लिखा होता धारिता 500 लीटर 1000 लीटर जैसी उसकी क्षमता हो। तो धारिता का मतलब क्या हो गया कि संग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। तो इस प्रकार किसी चालक की वैद्युत धारिता
उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जिसकी धारिता जितनी अधिक, इसका मतलब उतना ही अधिक वैद्युत आवेश को धारण कर सकता है। ठीक है, तो जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका जो वैद्युत विभव है वह उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। जितना आवेश देते हैं उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता जाता है। हम लोग जानते हैं विभव की क्या कहते हैं फार्मूला की बात करें तो 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो हम जब आवेश और विभव की बात करें तो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम जब आवेश बढ़ाते हैं तो उसका विभव भी उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो Q बराबर एक कांस्टेंट लगा दें तो Q बराबर CV। तो यही जो C है, जो नियतांक है, वह ध्यान देंगे इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारिता, जो चालक के आकार, उसके समीप का जो माध्यम है और उसके पास अन्य उपस्थित चालकों पर निर्भर करता है। C किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जो चालक का आकार है, C चालक के आकार के ऊपर निर्भर करता है। उसके समीप का माध्यम क्या है, यह कहाँ चालक रखा गया, परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, कहाँ रखा गया, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। और उसके पास, उस चालक के पास अन्य चालक जो उपस्थित हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो किसी संधारित्र की जो धारिता है, धारिता C बराबर Q/V। तो इसकी जो परिभाषा होगी वह क्या हो जाएगी, तो धारिता की परिभाषा क्या हो रही है, देखिए Q और V का अनुपात ही है। ठीक है, इस तरह से किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव में होने वाली वृद्धि, आवेश और विभव का जो अनुपात है यही है ना धारिता। तो परिभाषा क्या बनती है, फिर से ध्यान देंगे, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, तो धारिता का जो मात्रक है वो फैरेड है। ठीक है, तो 1 फैरेड बराबर क्या होगा, तो देखिए ये फैरेड है धारक, Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट। तो 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। अब फैरेड की यदि परिभाषा की बात करें तो 1 फैरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। 1 फैरेड C का मान 1 फैरेड कब आएगा, जब इसका अनुपात कितना हो, 1 हो। तो 1 कैसे, तो मान लीजिए Q बराबर 1 और V बराबर 1। अर्थात जब हम किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की जो धारिता है वह कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे ये जो फैरेड है, ये फैरेड बहुत बड़ा मात्रा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सामान्यतः माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड का उपयोग किया जाता है। तो 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड, 1 पिको फैरेड बराबर 10⁻⁻12 फैरेड। इसका ध्यान रखिएगा। तो हम लोग व्यवहार में माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड का ही उपयोग करते हैं। तो फिर से ध्यान दे देंगे, 1 माइक्रो फैरेड जो होगा वह 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर हो जाएगा। और एक जो पिको फैरेड है, पिको फैरेड, तो 1 पिको फैरेड हमारा होता है 10⁻12 फैरेड, 10⁻12 फैरेड के बराबर हो जाएगा। तो अब जो हमारा वैद्युत धारिता क्या होती है, क्लियर हो गया कि वैद्युत धारिता क्या है, बोलिए। तो यह किसी चालक की वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। अब इस जो परिभाषा हम देखेंगे कि C बराबर क्या दिख रहा है, Q/V। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यह धारिता उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती है, विभव के व्युत्क्रमानुपाती, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो धारिता है यह नियत होता है, हम आवेश जितना बढ़ाएंगे विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। यह धारिता पदार्थ का गुण है, उस चालक का एक गुण होता है, वह आवेश और विभव पर डिपेंड नहीं करता है। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, जो विलगित गोलीय चालक की धारिता।
तो कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में अगर अध्ययन करें तो देखिए, अगर कोई एक चालक हो, मान लेते हैं कोई एक विलगित गोलीय चालक है, विलगित अलग है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या a मीटर है। यह एक गोलीय विलगित चालक है जिसकी त्रिज्या a मीटर है, ठीक है, और यह निर्वात या वायु में रखा गया है। यह गोली चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है। तो मान लेते हैं कि इस गोली चालक को हम Q कूलाम आवेश दिए हैं, प्लस Q कूलाम, तो जो आवेश देंगे वह इसके गोलीय चालक है, इसके पृष्ठ पर होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने प्लस Q कूलाम आवेश दिए हैं, तो अब यह जो आवेश है इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से जो विभव होगा वह कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है। तो इसका जो गोलीय चालक से जो वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी वो प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैसे होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी बाहर की ओर। तो ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये जो बल रेखाएं हैं ये ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे इसके कहाँ से आ रही हों, केंद्र से आ रही हों। अतः हम ये जो संपूर्ण आवेश को कहाँ केंद्रित मान सकते हैं, इसके केंद्र पर। तो इस तरह से गोलीय चालक के केंद्र पर जो विभव होगा वह विभव कितना होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। Q अपान R होता है तो R त्रिज्या कितनी है, A है। इस तरह से गोलीय चालक के केंद्र पर जो इस संपूर्ण आवेश को हम वहां पर केंद्रित मान सकते हैं, तो उसके कारण से जो गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विभव होगा वह कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A वोल्ट, यह विभव हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि ये जो गोलीय चालक की जो धारिता है, धारिता C बराबर क्या होगा, तो धारिता का जो परिभाषा थी उसके आधार पर Q अपान V होगा, C बराबर Q अपान V। मान भर दें तो क्या होगा, Q अपान V का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A, Q से Q कट गया और यह आपका बटे के बटे में तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस तरह से C का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इस तरह से यदि कोई विलगित गोलीय चालक है जो निर्वात में स्थित है और उसकी त्रिज्या a है, तो उसकी जो धारिता होगी वह होगी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A फैरेड, ठीक है। अगर हम इसी गोलीय चालक को निर्वात में न रखते बल्कि किसी ऐसे माध्यम में रखते जिसका परावैद्युतांक K होता, तो उस स्थिति में उसकी धारिता कितनी हो जाती, तो बस यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। तो देखिए, तो K परावैद्युत माध्यम में जो हमारा चालक है उसकी धारिता को हम Ck मान लें, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो धारिता है, देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो धारिता किसके अनुक्रमानुपाती है, उस गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, मतलब चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। इसका मतलब जिस चालक की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी धारिता उतनी ही अधिक हो जाएगी। अब हम इन दोनों चीजें देखिए, C निर्वात में धारिता और परावैद्युत माध्यम में धारिता, अगर ये दो फार्मूले जो हमारे पास हमको जो मिले हैं, अगर हम इनका अनुपात ले तो क्या हो जाएगा, तो देखिए Ck/C बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ka अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, Ck अपान C बराबर K, अर्थात Ck बराबर K × C। इस तरह से हम देखेंगे कि किसी माध्यम में गोली चालक की जो धारिता है वो निर्वात में जो धारिता है, ठीक है, उससे K गुना अधिक होती है। इसका मतलब हम किसी चालक को निर्वात में रखते हैं तब उसकी धारिता, और जब हम उसको किसी परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब धारिता। तो परावैद्युत माध्यम में जब हम रख देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, कितना बढ़ेगी, तो उस माध्यम की परावैद्युतांक जितना होगा उतना गुना बढ़ जाएगा।
या अर्थात यदि हम लोग उसको 80 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं तो 80 गुना बढ़ जाएगा उसकी धारिता। इस तरह से किसी पदार्थ की धारिता बढ़ानी हो तो हम उसे परावैद्युत माध्यम में रख देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। दूसरों में ऐसे भी हम देख सकते हैं कि किसी माध्यम में धारिता बटे निर्वात में धारिता बराबर K, ठीक है। तो इस तरह से किसी माध्यम में किसी गोलीय चालक की धारिता C के और निर्वात में उसकी धारिता C का जो अनुपात होता है वह उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक यदि हमें परावैद्युतांक ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, या परावैद्युतांक की अगर परिभाषा बतानी हो तो हम इससे बता सकते हैं, ठीक है। उस किसी माध्यम में धारिता बटे निर्वात में धारिता का जो अनुपात है वह उस माध्यम की धारिता के बराबर धारिता परावैद्युतांक के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज और ध्यान दें, हमें अभी ये जो सूत्र मिला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इसकी सहायता से हम लोग माध्यम की वैद्युतशीलता भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वैद्युतशीलता को एक तरफ रख दें, बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा C/4 पाई A। इस तरह से हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू C/4 पाई A, ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से हम लोग आज सामान्य रूप से संधारित्र क्या होता है, परावैद्युत क्या होता है, ठीक है, चालक के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज इनके बारे में अध्ययन किए, और संधारित्र की धारिता, और उसके बाद हम लोगों ने किसी गोलीय चालक की धारिता, इसके बारे में आज अध्ययन किए हैं। आगे हम लोग कल इसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे आप लोग पहले तैयार कर लीजिए, कहीं असुविधा हो रही है जिस चीज़ को समझने में उसे बताइएगा, उसे बताने का प्रयास किया जाएगा।